ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो समंदर के बीच में पत्थर पर फंस चुकी है। वो किनारे से महज 200 मीटर दूर होती है, पर वो किनारे पर नहीं जा सकती क्योंकि वो जानती है कि समंदर में मौत उसका इंतजार कर रही है और 2 दिन तक उसे समंदर में रहना पड़ता है। मूवी में कई सारे रोंगटे खड़े कर देने वाली सीन्स है और मन में एक ही सवाल आता है कि ये लड़की आखिर 2 दिन तक समंदर में कैसे बच सकती है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नैन्सी एडम्स एक मेडिकल स्टूडेंट थी। अपनी मां की अचानक कैंसर से डेथ होने के कारण पूरा परिवार यानी नैन्सी के पिता और बहन पूरे डिस्टर्ब थे। कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो, इसलिए कुछ दिनों के बाद नैन्सी मैक्सिको आती है, जहाँ पर वो एक बीच पर जाना चाहती है, जहाँ पर उसकी मॉम जब नैन्सी उनके पेट में थी तब आई थी और उस जगह से नैन्सी का एक बॉन्ड बन गया था। नैन्सी के साथ उसकी एक दोस्त भी आई थी, पर वो दोस्त रात में ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से सुबह उठ नहीं पाती और यहाँ पर नैन्सी को अकेले ही आना पड़ता है, जहाँ पर कार्लोस नाम का एक लोकल रेसिडेंट उसे बीच तक छोड़ देता है। ये बीच काफी सुनसान होता है, यहाँ पर सिर्फ 2 लोग सर्फिंग कर रहे होते हैं। फिर नैन्सी भी अपना सर्फिंग बोर्ड लेके सर्फिंग करने चली जाती है और फिर वो 2 लड़के उससे बातें करने लगते हैं। उसके बाद नैन्सी उनसे पूछती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर 2 चट्टानें हैं जो दिन में एक बार डूब जाती है और वहाँ पर कुछ जेली फिश भी है जो बहुत खतरनाक डंक मारती है। फिर कुछ देर सर्फिंग करने के बाद वो बीच पर जाती है और अपनी छोटी बहन को कॉल कर अपनी बहन और पिता से काफ़ी इमोशनल बातचीत करती है और उसी से हमें पता चलता है कि अपनी मॉम की अचानक हुई डेथ के कारण वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी छोड़ देती है। उसके पिता उसे समझाना चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ने की वजह अपनी मॉम को बना रही हो, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि तुम्हारी मॉम एक फाइटर थी। पर वो कॉल डिस्कनेक्ट करके फिर से सर्फिंग करने जाती है। वो काफ़ी इंजॉय करती है। फिर वो 2 लड़के उससे कहते हैं कि अब अंधेरा होने वाला है, अब हमें चलना चाहिए। फिर नैन्सी कहती है कि मैं कुछ और देर सर्फिंग करूंगी। फिर वो 2 लड़के बाहर चले जाते हैं। वो सर्फिंग करते हुए समंदर के अंदर चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक व्हेल मछली मरी हुई दिखाई देती है। उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी भी उड़ रहे थे। फिर वो उसे देखने के लिए और आगे जाती है, पर आगे जाने के बाद उसे महसूस होता है कि आगे खतरा हो सकता है, इसलिए वो वापस किनारे पर जाने के लिए निकलती है। और उसी वक्त एक बड़ी लहर आती है और वो किसी चीज से टकराकर वो समंदर में गिर जाती है। वो ऊपर आने की कोशिश करती है, तभी दोस्तों एक बहुत बड़ा शार्क उस पर हमला कर देता है और उसके पैरों से बहुत खून बहने लगता है, पर वो किसी तरह से बचकर उस मरी हुई व्हेल पर चढ़ जाती है। उसके बाद वो उन 2 लड़कों से मदद के लिए चिल्लाती है, जो कि उससे बहुत दूर होने के कारण उन तक आवाज नहीं पहुंचती है और वो दोनों निकल जाते हैं। फिर उसको कुछ महसूस होता है, तभी शार्क उस व्हेल पर अटैक करता है और नैन्सी पानी में छलांग लगाकर तैरकर एक पत्थर तक पहुंच जाती है। उसके पैरों से बहुत खून बह रहा था। फिर वो अपना सर्फिंग बोर्ड का स्ट्रैप बांधकर उस खून को रोकती है क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी और आसपास की चीजों को देखने लगती है कि कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर निकले और किनारे पर पहुंचे। पर आज उसका लक नहीं था क्योंकि शार्क बार बार उसके चक्कर लगा रहा था और धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और फिर शाम होने लगती है। यहाँ पर नैन्सी की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि एक तरफ शार्क था, दूसरी तरफ ठंड और उसके पैरों का खून जो बहते ही चला जा रहा था। फिर वो अपना सूट निकालती है और अपने जख्म पे बांधती है। उसी समय उस पत्थर पर एक पक्षी आके बैठता है जिसका पंख जख्मी हुआ था और वो बेचारा भी इसी पत्थर का सहारा लेता है, जिसे नैन्सी स्टीवन ये नाम देती है। यहाँ पर उसका खून बहते ही चला जा रहा था और वो काफी कमजोर पड़ने लगी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। तभी किनारे से एक इंसान जा रहा था जिसे वो मदद के लिए काफी जोर जोर से पुकारती है। थैंकफुली उस इंसान का ध्यान उसकी तरफ जाता है और नैन्सी उसको उसके सामान की तरफ इशारा करती है ताकि वो मोबाइल से कॉल करे और इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाए। पर वो इंसान शराब के नशे में धुत था और 1 नंबर का चोर था। वो नैन्सी की मदद करने की बजाय नैन्सी का फोन और वॉलेट लेके भागता है। तभी भागते भागते उसे समंदर में नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड भी दिखता है और वो उसे लेने के लिए समंदर के अंदर चला जाता है। ये देखकर नैन्सी उसे वापस चेतावनी देती है कि तुम अंदर मत आओ, अंदर बहुत खतरा है, शार्क है। लेकिन उसकी चेतावनी को वो मजाक बनाता है और अंदर चला जाता है। सर्फिंग बोर्ड लेकर वो मस्त बाहर आ रहा था, तब अचानक वो गायब हो जाता है और नैन्सी भी देखने लगती है कि आखिर वो गया कहाँ। पर दोस्तों वो अचानक समंदर से बाहर तो आता है, पर उसका सिर्फ शरीर का ऊपर का हिस्सा था, नीचे का हिस्सा अलग होकर शार्क का डिनर बन चुका था और थोड़ी देर बाद में उस इंसान की डेथ हो जाती है और नैन्सी यहाँ पे रोने लगती है।
जैसे जैसे रात होती है नैन्सी दर्द के मारे रोने लगती है। ठंड से वो बीमार पड़ने लगती है। उसने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया था और शार्क उसके आसपास अभी भी मंडरा रहा था और वो बेचारी अपना पैर पे बांधा हुआ जैकेट वापस से पहन लेती है, जिसके कारण उसका खून फिर से बहने लगता है। इसी वक्त वो अपने ज्वेलरी का कुछ हिस्सा निकालकर अपने पैर को सीने की यानी स्टिचेस लगाने की कोशिश करती है, पर वो पॉसिबल नहीं था। बहुत ही दर्द हो रहा था उसे। ऐसे ही कमजोर हालत में वो सुबह देखती है कि दो लड़के वापस सर्फिंग करने के लिए आए थे। नैन्सी पूरी एनर्जी लगाकर चिल्लाती है कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर शार्क है, लेकिन वो दोनों उसे कहते हैं कि घबराओ मत, इस समंदर के अंदर कोई शार्क नहीं है। और वो दोनों अपना एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो थोड़ा अंदर आते हैं, लेकिन तभी शार्क अचानक से जंप करके उन दोनों में से एक को खा जाता है। ये देखकर दूसरा बेचारा किनारे की तरफ जाने के बजाय पत्थर की तरफ तैरने लगता है और नैन्सी भी उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उसे भी पानी के अंदर खींच लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो नैन्सी के पत्थर के पास आता है और नैन्सी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है और पूरा पानी खून से लाल हो जाता है। यहाँ पर उस पूरे आइलैंड में उसका एक ही साथी था, वो सीगल बर्ड। सच में ये बताना चाहूँगा कि उस पक्षी को एक्टिंग के लिए एक अवार्ड तो मिलना चाहिए था। ये जो आखिरी का लड़का था उसके हेलमेट पर एक गोप्रो कैमरा लगा हुआ था और हमले के बाद उसका हेलमेट पानी में ही तैरने लगता है। यहाँ पर नैन्सी एक बात ऑब्जर्व करती है कि शार्क बार बार एक सर्कल राउंड मार रहा है, व्हेल से लेकर पत्थर तक, और उसे एग्जैक्टली 32 सेकंड लग रहे हैं इस पूरे राउंड को पूरा करने के लिए। तो शार्क जैसे ही व्हेल की तरफ जाता है वो 30 सेकंड का टाइमर लगाती है और पानी में वो हेलमेट लेने के लिए कूद जाती है, लेकिन उसके एक पैर में बड़ी जख्म थी। इससे वो जैसे तैसे उस जगह तक पहुंचती है और उस हेलमेट को ले लेती है। वहां पर छोटा सा पत्थर था, उस पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन वहां पर अचानक शार्क आता है और उस पर हमला कर देता है और ये बेचारी दूसरी साइड पानी में कूद जाती है और बड़ी मुश्किल से अपने मेन बड़े पत्थर पे वापस चली जाती है। फिर वो जो गोप्रो कैमरा था उसमें अटैक की फुटेज को वो देखती है और उसे रियलाइज होता है कि शार्क के मुंह में एक बहुत बड़ा टुकड़ा अटका हुआ है, जो मे भी शिकारियों द्वारा अटैक करने पर लगा होगा। और वो उसी के द्वारा अपने पिता और बहन के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है कि पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं। यहाँ पर मैं मॉम की याद में आई थी, लेकिन पता नहीं था कि ये मेरे आखिरी पल ऐसे गुजरेंगे। मैं सर्फिंग के लिए आई थी, लेकिन अचानक से मुझ पे एक शार्क ने अटैक कर दिया है और मैं इस पत्थर पर फंस चुकी हूँ। अब शायद ही मैं लौटूंगी। ढेर सारा प्यार आप दोनों के लिए, क्योंकि पता नहीं अगले पल मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ। और गुड बाय मैसेज कहती है और हेलमेट को किनारे की दिशा में फेंकती है। नैन्सी का खून बार बार पानी में जा रहा था, इस वजह से शार्क उसके आसपास ही घूम रहा था। लेकिन मुश्किल तो अब बढ़ने वाली थी जब पानी चढ़ रहा था और पत्थर कुछ ही देर में डूबने वाला था और शार्क आसानी से इस पर अटैक कर देता। इसके बाद नैन्सी उस पंछी का जो पंख टूटा हुआ था उसे जोड़ने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो पंछी उड़ नहीं पाता। इसलिए वो अपने सर्फिंग बोर्ड के टुकड़े पर उसे बिठाकर किनारे की तरफ भेजने की कोशिश करती है। यहाँ टाइड के कारण पत्थर पूरा डूबते जा रहा था। तभी आसपास देखने पर उसे एक रेड लाइट लगा हुआ टावर दिखता है। अब पत्थर पर रुकने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो डूबने वाला था। इसलिए वो उस रेड टावर पर जाने का फैसला करती है और शार्क का आने और जाने का वक्त वापस से वो कैलकुलेट करती है ताकि वो उस टावर पे जा सके। वो पानी में उतरने से पहले एक चीज़ नोटिस करती है कि आसपास अभी पूरे जेलीफिश आ गए हैं और उसे लगता है कि शायद जेलीफिश के कारण शार्क इस तरफ नहीं आएगी। इसी कारण वो सेफली कूदकर पानी में उतर जाती है। लेकिन जेलीफिश उसे भी डंक मारती है, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। शार्क को जैसे उसके खून की भनक लगती है वो वापस मुड़ता है। शार्क को वापस आते देख वो बहुत तेजी से तैरकर उस टावर पर चढ़ जाती है और फ्लेयर गन ढूंढने लगती है और उसे हवा में फायर करती है क्योंकि उसे कुछ दूरी पर एक कार्गो शिप दिखाई देती है ताकि वो लोग उसे देखे और बचाए। लेकिन नैन्सी का आज बैड लक था, वो बोट ऑलरेडी मुड़ चुकी थी। इसके कारण वो लोग नैन्सी को देख नहीं पाते। वो छोटा सा टावर भी ज़्यादा देर तक सेफ नहीं रहने वाला था क्योंकि शार्क बार बार उसके आसपास ही मंडरा रहा था। ये देखकर नैन्सी उस फ्लेयर को शार्क के ऊपर ही फायर कर दी थी जो उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन वहाँ व्हेल का ऑयल गिरा हुआ था इसलिए वहाँ पर पानी में आग लग जाती है और शार्क का जो ऊपरी पंख था वो जलने लगता है। लेकिन वो बड़ी जंप मारता है, इसके कारण वो आग बुझ जाती है। लेकिन अब इस चीज़ के कारण वो बहुत ही गुस्सा होता है
और बहुत ही अटैकिंग मोड में आके उस टावर को सीधा टक्कर मारने लगता है। अपने दांतों से टावर के आसपास की जाली भी तोड़ने लगता है और नैन्सी पानी में गिर जाती है और गिरते हुए वो नोटिस करती है कि इस टावर को पानी में होल्ड करने के लिए एक बहुत बड़ी चेन डाली हुई है और इस चेन के नीचे बहुत बड़े बड़े लोहे के रॉड है। यहाँ पे दूसरी तरफ शार्क अभी टावर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर नैन्सी दूसरी तरफ से सीधा पानी में जंप मारती है और खुद को उस चेन से बांधने की कोशिश करती है और वो चेन को टावर से सीधा तोड़ देती है। अब इसके कारण वो चेन सीधा नीचे जाने लगती है। इसके साथ साथ नैन्सी भी नीचे जाने लगती है। ये देख के वो शार्क काफी तेजी से उसका पीछा करने लगता है। जैसे नैन्सी रॉड के पास आती है वो पलटकर दूसरी दिशा में जाती है, लेकिन शार्क इतनी स्पीड में था कि वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधा उस रॉड में जाकर घुस जाता है। रॉड उसके आर पार हो जाती है और वो उधर ही मर जाता है और यहाँ पर नैन्सी फाइनली सेफ हो जाती है। लेकिन उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो किनारे तक पहुँचे। वो जैसे तैसे ऊपर आती है और बेहोशी की हालत में किनारे तक पहुँचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो हेलमेट था वो एक बच्चे को मिलता है और उसमें से वीडियो देखने के बाद वो भागकर जाता है और अपने पिता यानी कार्लोस को बुला कर लाता है। फिर कार्लोस जो नैन्सी को बहुत गंभीर हालत में थी उसे किनारे पर ले आता है। तभी दोस्तों किनारे पर आने के बाद हम देखते हैं कि जिस सीगल को उसने बचाया था वो अभी भी उसके बाजू में होता है। इसी तरह से दोस्तों नैन्सी बच जाती है और हम देख पाते हैं कि अगले साल वो वापस यहाँ पर अपने पिता और बहन को ले आई है और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।